नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को फिर लगा झटका, शिवसेना का एक मंत्री जा पहुंचा गुवाहाटी, बागी विधायकों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी। लाखों शिवसैनिकों को हमारे एक इशारे का इंतजार, संजय राउत की धमकी के बीच बागी विधायकों की केंद्र ने बढ़ाई सुरक्षा, गवर्नर ने भी कहा शिंदे के विधायकों की हो देखरेख। उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, आजमगढ़ और रामपुर में अखिलेश की डूबी लुटिया, पंजाब में केजरीवाल चारों खाने चित। तीस्ता सीतलवाड़ को कोर्ट में किया गया पेश, बनाई गई एसआईटी, होगी फर्जी दस्तावेजों और सबूतों की जांच। भारत के फैसले पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची, G20 समिट की मेजबानी करेगा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान को दूसरे देशों से विरोध की है उम्मीद। आज की सबसे पहली खबर महाराष्ट्र में हो रही बगावत पर। उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। कल तक उद्धव के कंधे को सहारा देने वाले एक और मंत्री बागी हो गए। शिवसेना के जाने माने नाम उदय सामंत भी शिंदे कैंप में शामिल हो गए। लगातार मिल रहे झटके से उद्धव इतने नाराज हैं कि वो अब कानूनी कार्रवाई के जरिए बागी विधायकों को सजा दिलाना चाहते हैं। इस बीच एनसीपी कांग्रेस की मीटिंग के बाद शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। खबर ये आई है कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी शिवसेना के इंटरनल क्राइसिस में दखल देने से बचना चाहती है। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि उद्धव सरकार कब तक गिरेगी? देखिए, सरकार तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डेड। सरकार है क्या वहां? मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को बचाने में जुटा हुआ है जी। बाकी मंत्री अपनी अपने हिसाब से अपने पुराने कारनामों को ढकने में छुपा हुआ है। 9 मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, वो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। सरकार है कहां? सरकार तो खत्म हो गई जी। और मसला यहां चल रहा है कि कौन इस क्राइसिस में कितना कम नुकसान उठा सके, इसी की जुगत में ये अघाड़ी सरकार है। ये भानुमति का कुनबा जो शरद पवार उद्धव ठाकरे ने मिलकर बनाया था, वो खंड खंड हो चुका। अब दिक्कत क्या है कि कई सारे कानूनी दावपेच हैं। जो हमारे पास खबर आ रही है कि गुवाहाटी में जो बागी विधायक वहां मौजूद हैं, वो 1-1.5 सप्ताह और उसी होटल में रहेंगे जी। और दूसरी बात ये कि कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, ये बागी विधायक वहां जाकर बाकायदा अपना एक अर्जी डालने वाले हैं कि उनको असेंबली के अंदर एक अलग गुट की तरह ट्रीट किया जाए। कानून शिंदे गुट के साथ है और इसलिए ये जो उद्धव ठाकरे ये चाह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के जरिए इन लोगों की सदस्यता भंग करा दी जाए, 15-16 लोगों की, तो वो कानून की दृष्टि से वो सही नहीं है। क्योंकि एक और जो सबसे बड़ा मसला जो उसमें फंसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने, इस अघाड़ी ने आपस की कलह की वजह से किसी स्पीकर को नियुक्त नहीं किया है। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसलिए उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उनकी भाषा कभी कभी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जा रही है। जी बिल्कुल। शिवसेना की बौखलाहट शिंदे साहब ने पिछले एक हफ्ते से बढ़ाई हुई है और इसी बौखलाहट में शिवसेना रोज नई नई धमकियां देने पर उतारू हो चुकी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों को धमकी देते हुए कहा कि कब तक छुपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। बागी विधायकों को मिल रही धमकियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई कर शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र ने Y+ सिक्योरिटी दी है। साथ ही गवर्नर ने भी कहा कि शिंदे के विधायकों को सुरक्षा दी जाए। डॉक्टर साहब, धमकी देने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से कितना बड़ा झटका? देखिए, ये तो धीरे धीरे आर्टिकल 356 ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर उस ओर बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आपने पहली खबर में बताया कि एनसीपी और कांग्रेस
ये जो बवाल मच रहा है, ये शिव सैनिक सड़क पे जो बवाला मचा रहे हैं, उसका वो पाप अपने सिर पे नहीं लेना चाहते। इसलिए बार बार वो कहते कि हम उद्धव ठाकरे के तो साथ हैं, लेकिन ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर अघाड़ी के रूप में इस तरह का तांडव महाराष्ट्र के अंदर होगा, तोड़फोड़ होगी, तो वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा खराब संदेश जाएगा और जनता वैसे ही इस वक्त इन लोगों के नाराज़गी के शिकार है, तो वो एक माहौल ख़राब होगा। लेकिन ये चीज़ को जानते हुए कि जनता इनके साथ नहीं है, जिस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल ये संजय राउत कर रहे हैं, वो शर्मनाक है, एक सांसद होने के नाते भी। और ऐसी पार्टी जो महाराष्ट्र में सरकार चला रही हो, उसका प्रमुख प्रवक्ता ये कहता है कि गुवाहाटी में जितने लोग हैं उनकी आत्मा मर चुकी है, वो आएंगे तो सीधे उनको शमशान भेज दिया जाएगा। ये इस तरह की भाषा कि आओ उतरो, मुंबई में कैसे रहोगे, कैसे उतरोगे, चौपाटी में तो आना होगा, 1 लाख लोगों को हम लोगों ने मना कर रखा है, वो सिर्फ हमारे इशारे की जरूरत है। वो क्या, जो 1 लाख शिव सैनिक है वो आपके क्या हैं? क्या आपने इशारा किया ये डंडा उठाकर के सड़क पे आ जाएंगे? इस तरह की राजनीति पे लानत होनी चाहिए। और कहाँ है राहुल गांधी? हम तो प्रेम की राजनीति करते हैं। आप सुनते हो कि भाषण कि बीजेपी हेट का करती है, हम तो प्रेम वाला राजनीति करते हैं, बोला नहीं जाता। शरद पवार की राजनीति यहीं पे आके खत्म हो जाती है। लूट मचाने के लिए, उगाही करने के लिए सरकार चाहिए। गृह मंत्री, माने इन लोगों को शर्म तक नहीं है कि इनके 2-2 मंत्री जेल के अंदर में किस लिए? एक उगाही कर रहा था। माने उगाही करने के लिए सरकार बचानी है तो आप सारी चीजों के ऊपर आंख बंद कर लेंगे। इसी तरह की गंदी राजनीति की वजह से हिंदुस्तान की आम जनता का भरोसा इन राजनेताओं के ऊपर से उठता है। जी बिल्कुल, शिवसेना की कुर्सी जाने की बौखलाहट साफ दिख रही है, लेकिन यूपी में सपा की लुटिया पूरी तरह से डूब गई है। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की है और भगवा रंग चढ़ गया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बंपर जीत दर्ज की और रामपुर सीट से घनश्याम सिंह लोधी ने जीत हासिल की है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान की सीट रही संगरूर से आम आदमी पार्टी हार गई है। यानी कि उपचुनाव में बीजेपी ने सपा के गढ़ में जाकर ठीक से धुलाई की है। डॉक्टर साहब, बीजेपी ने सपा के गढ़ में जाकर उसकी जमकर धुलाई की है, यही कह सकते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के उद्धव ठाकरे हैं, ये अखिलेश यादव हवा हवाई घर के अंदर बैठ करके राजनीति करने का अब वक्त नहीं रहा। ये जो 70s 80s की राजनीति होती थी, अखिलेश यादव के साथ दिक्कत क्या है, ये अपने आप को मुलायम सिंह समझते हैं और उद्धव ठाकरे अपने आप को बाला साहब ठाकरे के समझना शुरू कर दिया, तो ये दिक्कत हो जाती है। क्या हुआ है, ये ऐसी हार है, कई दिनों तक नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव को। ये रामपुर, ये आजमगढ़, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और आजमगढ़ तो MY कॉम्बिनेशन, वहाँ तो हार ही नहीं सकता, वहाँ तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। क्या किया इन्होंने? ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं जाएंगे प्रचार के लिए, हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, घर बैठे जीत जाएंगे, सब कुछ घर बैठे ही हो जाएगा। जो हमारे कार्यकर्ता है ना, वो पालतू हैं घर के, वो काम करेंगे। हुआ क्या? नतीजा सामने है। रामपुर में आप गए नहीं, प्रचार नहीं किया, और योगी आदित्यनाथ हर जगह जाकर के उन्होंने प्रचार किया। नतीजा सामने है। राजनीति अब वो नाम के भरोसे नहीं चलती। ये जो तमाशा भी चल रहा है ना महाराष्ट्र के अंदर में, नाम के ऊपर इतना झगड़ा, वो समय लद गया है। ये समय है कि जब आप राजनीति में हैं तो उसमें भी 24/7 और मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है। उसके सारे लीडर 24/7/365 वो संगठनिक काम और चुनाव की दृष्टि से ही राजनीति करते रहते हैं। अगर अपोनेंट में आपका फुटबॉल मैच अगर हो रहा है ब्राज़ील से,
आप गुल्ली डंडा खेलोगे तो बेइज्जती होगी ही। उस अखिलेश यादव के लिए ये बहुत ही शर्मनाक हार है। और ये तमाम जो दिल्ली में बैठे हुए ये लेफ्ट लिबरल कबाल दलाल पत्रकारों के लिए ये एक ह्यूमिलिएशन है। इनका जो पुरानी थ्योरी MY कॉम्बिनेशन, मुसलमान तो यादव और ये और वो कार्ड सब धराशायी हो गया। जाति की बेड़ियां टूट गई, मुसलमान नाराज है। यही इन दोनों मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूंसी से सामने बात साफ हो रही है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहा है। उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने सपा का सूपड़ा साफ कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ गोधरा केस में फंसी तीस्ता सीतलवाड़ की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आज तीस्ता सीतलवाड़ की गुजरात के कोर्ट में पेशी हुई, जहां वो ATS पर आरोप लगाने लगी कि बिना नोटिस के ATS उनके घर में घुस गई, उनका फोन जब्त कर लिया गया। साथ ही ये भी कहकर चिल्लाने लगी कि मैं अपराधी नहीं हूं। साथ ही ATS ने उनकी 14 दिनों की रिमांड की मांग की है। सभी दस्तावेजों और सबूतों की भी जांच होगी, जिसके लिए SIT गठित की गई है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में? वो कह रही है अपराधी नहीं है। मेरी नजर में तो वो देशद्रोही है। विदेशी फंड लेकर, पैसे खाकर ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनने का जो एक दौर सोनिया गांधी के आशीर्वाद से कई लोगों को मिला, जिसमें लोग धनाढ्य हो गए। इसने पैसे चुराए दंगा के नाम पे। इसी गुलबर्ग सोसाइटी के लिए लाइब्रेरी के लिए पैसा आया, खा गई। यही सिर्फ मसला ये नहीं है क्यों ये SIT का निर्माण हुआ जी। 4 वो SIT इसलिए हुआ है, इसको समझ लीजिए केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्रधानमंत्री मोदी निर्दोष हैं। क्या केस था? केस ये तीस्ता सीतलवाड़ और जाफरी साहब की वाइफ, विधवा, वो कर चुकी थी। कोर्ट में जजमेंट दिया गया। जजमेंट में साफ साफ कहा गया कि जो तीस्ता सीतलवाड़ है इसने फर्जी साक्ष्य पैदा किए। जी। इसने जो कमीशन में SIT में जो हलफनामा, जो स्टेटमेंट जाकिया जाफरी की तरफ से दिया गया, जाकिया जाफरी ने कहा कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो पूछा गया कि भैया तुम जमा कर रही हो, किसने लिखा है? तो बताया भाई तीस्ता सीतलवाड़ लिख रही है। इसके ऊपर पहले भी और भी जो गुजरात दंगे के जो केसेस थे उसके गवाहों को ये घर में बंद करके रखती थी ग्रिल के अंदर। आप ये समझ लीजिए, ये इस तरह से इन लोगों ने धंधा बना दिया। इसके ऊपर तो इस बात का केस चलना चाहिए और इसके लिए तो डिवाइन जस्टिस है। इस कोर्ट में कानून नहीं है हिंदुस्तान में इस तरह के दुष्टों को पनिशमेंट मिलने का। तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों ने ऐसे भरमार पड़े हुए लुटियन जोन के अंदर, ये दलाल पत्रकार लोगों का पूरा जो जत्था है, दंगे के विक्टिम के इमोशंस, उनके आंसुओं का धंधा करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान के कोर्ट के पास उतनी शक्ति नहीं है कि इस तरह के अधम किस्म के अपराधियों को सजा मिले। इसका दंड तो ऊपर से आएगा। अभी आप तो शुरुआत हुआ है, लेकिन जो लोग तख्ती लेकर के घूम रहे हैं, ज़रा उनके भी बैंक अकाउंट्स के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए। ये जो धंधा सेकुलर इंडस्ट्री चल रहा था गुजरात के नाम पे, इसका एक्सपोजर होना अत्यंत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर पाकिस्तान पर। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार वैश्विक मंच पर दुष्प्रचार करने की कोशिश करता है, जिसका जवाब भारत ने ऐसा दिया कि पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी करेगा। ये भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी गौरव की बात होगी। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा, जिसका विरोध पाकिस्तान कर रहा है और दूसरे देशों से भी विरोध की उम्मीद कर रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, पाकिस्तान को ये सब चीज में बोलना नहीं चाहिए। सीनियर लीग है, सीनियर लीग है ये। वो कहावत है ना, हाथी चले बाजार भौंके हजार। तो हिंदुस्तान हाथी है जी। इनके भौंकने से कुछ होने वाला नहीं है। और G20 सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता ये पाकिस्तान। कैसे कैसे मुल्क हैं इसमें, एशिया में देख लीजिए।
कोरिया है, जापान है, हिंदुस्तान है, इंडोनेशिया है, रसिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, इटली है, कनाडा है, मैक्सिको है, यूएसए है जी और ईयू, 19 देश और एक ईयू, उससे बनता है ये G20। इसके बोलने का मुंह है। भिखारी मुल्क, वो शोर मचाने वाला, आप देखिए किसी मॉल में कभी कभी कोई पागल घुस जाता है जी है ना, चीखना चिल्लाना शुरू करता है। लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज उठाकर उसको बाहर फेंकवा देते हैं। वही पाकिस्तान का हाल है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है कि आपने G20 की मीटिंग वहाँ पे कराई जी और वो सदा के लिए रजिस्टर हो गया। और दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोगों को ये भी समझ में आएगा कि इस G20 के जरिए हम ये गिलगित बल्टिस्तान, वो जो भारत का अभिन्न अंग का हिस्सा है जिसे अभी आज़ाद करवाना है, उसके ऊपर भी इंटरनेशनल मुहर लगेगी। ये तमाशा पाकिस्तान इसलिए करता है कि वहाँ की जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। वहाँ की जनता को हवा ही नहीं लगा कि भाई आप हिंदुस्तान से बराबरी करने के चक्कर में किस गर्त में चले गए। 260 रुपये डीजल पेट्रोल वहाँ पे बिक रहा है जी और दुनिया के सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। और जिस तरह का बजट पेश किया गया है, IMF की गुलामी इसने की है पाकिस्तान ने, आगे आने वाले दिनों में और भी हालात वहाँ पे ख़राब होने वाले हैं। इसलिए पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए अपने घर के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति को, जो उनके मूल इशूज़ हैं उसके ऊपर। कहाँ ये G20 और इसके बारे में, वो लीग अलग है। ये पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको भी समझ में आनी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।